गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ, तो चलिए आज की ये साखी सुनते हैं। साध संगत जी, रामदीन के चारों बेटों को जब नौकरी मिल गई तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सबसे बड़े बेटे सोहन को शहर की जूट मिल में, सोहन के दो छोटे भाइयों को गांव के ही नज़दीक ऑपरेटर की नौकरी और सबसे छोटे भाई को ड्राइवर की नौकरी मिल गई। बड़ा भाई सोहन अपना सारा वेतन घर पर भेज दिया करता था। उसने बड़ी धूमधाम से अपने तीनों छोटे भाइयों की शादी भी करा दी। अपनी शादी के बारे में सोहन ने कह दिया, पहले मैं कुछ ज़मीन खरीद लूँ, फिर एक अच्छा सा घर बनवा लूँ, तब शादी के बारे में ही सोचूंगा। शहर के अंदर सोहन एक छोटी सी गली में छोटे से मकान में किराए पर रहता था। अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखता था। अगर सोहन चाहता, जितना वेतन उसे मिलता था वो उससे अच्छे कपड़े भी पहन सकता था, अच्छे घर में रह सकता था और अच्छा भोजन कर सकता था। लेकिन सोहन को तो अपने भाइयों की और उनके परिवार की चिंता रहती थी। दूसरी तरफ सोहन के तीनों छोटे भाई अपनी सारी कमाई बैंक में अपने अपने नाम से जमा कर रहे थे। उनका विचार था कि जब बड़ा भाई सोहन हर महीने पैसे भेज ही देता है तो क्या ज़रूरत पड़ी है हमें अपना रुपया बर्बाद करने की। फिर जब हम अलग अलग होंगे तो अपनी ही कमाई का हिस्सा हमें मिल जाएगा। तीनों छोटे भाई सोच रहे थे कि हमारा बड़ा भाई सोहन भी बैंक में पैसे जमा कर रहा है, केवल दिखावे के लिए कुछ रुपए हर महीने घर पर भेज देता है। सभी सोचते थे कि जब सोहन के पास काफ़ी रुपया इकट्ठा हो जाएगा तो वह हम लोगों से किनारा कर लेगा, किसी बड़े घर की बेटी से शादी कर लेगा। तीनों भाइयों ने अपने विचार अपने पिता रामदीन के कानों में भी डाल दिए। अब पिता भी अपने बेटों के विचार से सहमत हो गए। अब तो सभी का व्यवहार सोहन के लिए बदलने लगा। सोहन जब भी अपने गांव में आता तो कोई भी उससे सलीके से बात नहीं करता था। सोहन के पिता बात बात पर उसे हिसाब मांगते, कहते कि इतना कमाकर तुम थोड़े रुपए क्यों भेजते हो। एक तुम हो कि महीने में 4-5 हज़ार रुपये थमा देते हो। हमें ज़मीन खरीदनी है, घर बनवाना है, तुम्हारी शादी भी करवानी है। घर के सबसे बड़े तो तुम ही हो। सोहन सोचता था कि उसके पिता और उसके भाई उससे कितना प्यार करते हैं। घर की जिम्मेदारी तो उसी पर ही है। अब तो सोहन दुगने उत्साह से काम करने लगा। उल्टा उसे ओवर टाइम भी मिलता तो वो भी करता। सोहन को एक ही चिंता थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रुपया घर पर भेज सके ताकि उसके परिवार को किसी भी बात की तकलीफ ना हो। लेकिन इसका बुरा असर सोहन के स्वास्थ्य पर पड़ गया। दिनों दिन काम करके उसका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया और इस तरह से सोहन ने एक दिन बिस्तर पकड़ लिया। अपनी बीमारी की खबर सोहन ने अपने पिता और भाइयों को भेज दी, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सोहन की हालत जब बहुत बिगड़ गई तो उसके पड़ोसियों ने उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सक ने उसका निरीक्षण करने के बाद बताया कि आपको टीबी हो गया है, जल्दी ही आपका ऑपरेशन करना होगा, वरना आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। ऑपरेशन में काफ़ी पैसा लगेगा। अब सोहन के पड़ोसियों ने उसके परिवार का पता लेकर उसके पिता और भाइयों को खबर कर दी कि यहाँ सोहन की हालत काफ़ी ख़राब है, जल्दी से जल्दी आकर इसका इलाज करवाएं। मगर सोहन के भाई मन ही मन सोचने लगे, चलो अच्छा है ये जल्दी मर जाएगा तो इसका सारा पैसा हम ले लेंगे। इधर सोहन के भाई और पिता जब इलाज के लिए उसके पास नहीं पहुँचे तब सोहन के पड़ोसियों ने आपस में कुछ रुपए इकट्ठे करके सोहन को शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया और फिर उसके गांव उसके पिता के पास पत्र भेजकर खबर कर दी। पत्र में लिख दिया कि जल्दी आ जाइए, सोहन अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत काफ़ी गंभीर है। भाई तो खुश थे कि अब हमारा बड़ा भाई अंतिम सांसें गिन रहा है, इसका सारा रुपया हमारे नाम हो जाएगा। लेकिन सोहन के पिता रामदीन को अपने बेटे की इस हालत के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। अब पिता कितना भी लालची और कठोर क्यों ना हो, अपने बेटे को कोई भी पिता मरते हुए नहीं देख सकता। रामदीन ने अपने तीनों बेटों को जोर से डांट कर कहा, नालायकों, अब तक तुम लोग अपने बड़े भाई के पैसों पर ही मौज करते रहे।
और जब उसकी बीमारी की खबर मिली तो तुम उसके मरने की दुआ मांग रहे हो। इसके बाद रामदीन अपने तीनों बेटों को लेकर सोहन के शहर में चला गया। वहां जाकर सोहन के टूटे फूटे मकान को देखकर रामदीन हैरान हो गया। उसे काफ़ी आत्मग्लानि लगी। सभी को लगा कि हम समझते थे कि सोहन बड़े आराम से रह रहा होगा, लेकिन यहाँ तो वो बड़ी बुरी हालत में रह रहा है। लेकिन उसके तीनों भाइयों की गिद्ध दृष्टि सोहन के सामान पर पड़ी हुई थी। सोहन के घर में गंदगी पड़ी थी। कमरे में कोई भी कीमती चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, केवल एक टूटी हुई चारपाई के अलावा घर के एक कोने में एक छोटा सा ताला लटका हुआ था और एक स्टील का बक्सा था। सोहन के भाइयों को लगा कि सोहन ने सारा पैसा बक्से में छुपा कर रखा होगा। सभी ने सोचा ताला तोड़कर पैसा निकाल लेते हैं। तीनों बक्से के पास पहुंचे और बक्से के ऊपर लगे हुए ताले को तोड़ने लगे। बक्सा खुलते ही तीनों ने गिद्ध दृष्टि के साथ सामान खंगालना शुरू कर दिया, मगर उस बक्से में फटे पुराने कपड़े और चारों भाइयों और माता पिता के साथ सोहन की बचपन की एक फ़ोटो थी। तभी उनकी नज़र एक 5 रुपए के नोट पर पड़ी। एक ने जल्दी से उस नोट को उठा लिया, बाकी ने सारा बक्सा ही खाली कर दिया, मगर उसमें कुछ भी नहीं मिला, केवल 5 रुपए के अलावा। रामदीन की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी छाती दर्द से फटी जा रही थी। रामदीन की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। उसे ऐसा लगा मानो वो पूरी तरह से लुट चुका है। उसकी बोलती बंद हो गई थी। पिता की हालत देखकर तीनों बेटे घबरा गए। अपने पिता को हिलाने डुलाने लगे, कहने लगे, पिताजी आपको क्या हो गया, कुछ तो बोलिए। तभी रामदीन का ध्यान टूटा और वो माथा पकड़कर रोने लगा। कहने लगा, नालायकों, अपने देवता समान भाई के इस हालत के लिए तुम ही जिम्मेवार हो। मेरा बेटा भूखा प्यासा तंगी की हालत में रहकर भी हमारी खुशी के लिए पैसे कमाता रहा, और तुम लोग लालची भाई उसके मरने की दुआ कर रहे हो। अपने देवता समान भाई की पूजा करने के बजाय तुम उसे मरने की बद्दुआ दे रहे हो। तुम सब डूब मरो। तुम लोगों के लिए ही उसने शादी नहीं की। खबर मिलने के बाद भी तुम उसे देखने नहीं आए, ना ही मुझे आने दिया। भगवान कभी भी हमें माफ़ नहीं करेगा। मेरी भी मति तुम लोगों ने भ्रष्ट कर दी। अपने पिता को पश्चाताप के आंसू रोता देख तीनों भाइयों की आंखों में भी आंसू आ गए, मानो उनका सारा स्वार्थ, लालच और बेईमानी पानी बनकर उनके तन मन से निकल रही थी। अचानक से रामदीन उठ खड़ा हुआ। 5 रुपए के नोट और फोटो को रामदीन ने बड़ी ही इज्जत के साथ अपने कुर्ते की जेब में रखा और कहा, देर मत करो, वरना तुम लोग अपने भाई को जिंदा नहीं देख पाओगे। जल्दी से अस्पताल चलो, हमें सोहन को किसी भी कीमत पर बचाना है। रामदीन और उसके तीनों बेटे अस्पताल में पहुंच गए। सोहन की हालत देखकर रामदीन और उसके तीनों बेटों की हालत खराब होने लगी। सोहन तो एक हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया था। अपने पिता और अपने भाइयों को देखकर सोहन की आंखें खुशी से चमकने लगी। उसकी आंखें भी आंसुओं से भर गई। उसने बोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सोहन के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। रामदीन ने कहा, तुम कुछ मत बोलो मेरे बेटे, मेरे जिगर के टुकड़े, तुम चिंता मत करो, अब हम आ गए हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। रामदीन अपने बेटों के साथ सोहन का इलाज कर रहे डॉक्टर के पास जाकर उसके बारे में जानकारी लेने लगा। डॉक्टर ने उन लोगों को डांटते हुए कहा, कैसे पिता और कैसे भाई हैं आप लोग? वो बेचारा इतने दिन से यहाँ अस्पताल में पड़ा है और आप लोगों को आज समय मिला है। रामदीन ने डॉक्टर के पांव पकड़ लिए, रोकर कहने लगा, जितना डांटना है डांट लीजिए, मगर मेरे बेटे को बचा लीजिए। सभी भाई भी बोले, हमारे बड़े भाई को किसी न किसी तरह से ठीक कर दीजिए। उन सभी की हालत देखकर डॉक्टर का दिल भी पिघल गया। उसने रामदीन के कंधों पर हाथ रखकर उसे उठाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी है, कुछ कहा नहीं जा सकता, इलाज में काफ़ी खर्च आएगा। रामदीन कहने लगा, डॉक्टर साहब पैसे की चिंता मत कीजिए, ज़रूरत पड़ी तो हम अपना घर ज़मीन सब बेच देंगे, लेकिन सोहन को बचा लीजिए। तीनों भाई भी बोले, हमारे पास जो भी है सब भाई का दिया हुआ ही तो है। डॉक्टर ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, तुम लोग फ़ौरन दवाइयाँ लाकर अस्पताल में नर्स के पास जमा करा दो। सोहन को प्रतिदिन फल फूल और दूध की ज़रूरत पड़ेगी। अभी सिर्फ फल का जूस ही चलेगा, बाद में धीरे धीरे सब शुरू हो जाएगा। रामदीन के दोनों बेटों ने
मेडिकल हॉल से सारी दवाइयाँ खरीदकर नर्स को दे दी। नर्स ने कहा, आप लोग अपना ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। मरीज को ग्लूकोज चढ़ने के बाद ब्लड भी चढ़ेगा। अगर आपका खून मैच नहीं किया तो बाहर से खून मंगवाना होगा। रामदीन का ब्लड ग्रुप बेटे से मैच कर गया। उसने अपना खून भी दे दिया। अब सोहन का काफ़ी अच्छे तरीके से इलाज शुरू हो चुका था। रामदीन वहीं अस्पताल में रुक गया और अपने दोनों बेटों को गांव भेज दिया। सबसे छोटे बेटे को रामदीन ने अपने पास रख लिया। रामदीन और रामदीन का सबसे छोटा बेटा सोहन की देखभाल करने लगे। बेहतर इलाज और देखभाल से सोहन के स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार आने लगा। सोहन ने काफ़ी दिनों के बाद अपने पिता को बुलाया। बेटे के मुंह से सुनकर रामदीन का दिल खुश हो गया। कहने लगा, हाँ बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो। रामदीन ने अपना हाथ सोहन के सिर पर रखा। सोहन ने कहा, मैंने तो आप लोगों से मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। ज़रूर मुझ में ही कोई कमी रह गई होगी पिताजी। रामदीन ने कहा, नहीं बेटा, तू बेटा नहीं, तू तो देवता है। भगवान तेरे जैसा बेटा सभी को दे। ये कहकर रामदीन रोने लगा। कहने लगा, हम तो तेरे अपराधी हैं जो तुझे समझ ही नहीं पाए। हो सके तो हमें माफ़ कर देना। रामदीन ने सोहन के आगे दोनों हाथ जोड़ लिए। सोहन बोला, नहीं पिताजी, आप हाथ जोड़कर और माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करें। सोहन की आंखों में भी आंसू थे। सामने खड़ा सोहन का छोटा भाई भी आंसू बहाए जा रहा था। उसने भी कहा, भैया मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी हालत के लिए हम लोग ही जिम्मेदार हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर आकर कहते हैं कि अगर आप लोग मरीज के सामने रोएंगे तो इनके खुद के रोने से इनकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। डॉक्टर ने रामदीन से कहा, आप 5 दिन के बाद अपने बेटे की छुट्टी कराकर इन्हें यहाँ से ले जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इनका पूरा ख्याल रखना है। समय समय पर इन्हें दवाई देते रहना है, भारी काम नहीं करने देना है और इन्हें फल फूल, दूध और पौष्टिक आहार देते रहना है। हर महीने अस्पताल में इनकी जांच कराते रहना है। रामदीन खुश था कि अब उसके बेटे की हालत पहले से बहुत अच्छी थी। रामदीन ने डॉक्टर को धन्यवाद देते हुए कहा, हम सारी जिंदगी आपके कर्जदार रहेंगे। आपने हमारे बेटे की जिंदगी बचाई है। डॉक्टर ने कहा, अरे नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। तभी रामदीन के बाकी के दोनों बेटे भी वहाँ पर आ गए। 5 दिन के बाद वो लोग सोहन को लेकर गांव चले गए। अब सोहन भी जल्दी से ठीक हो गया। उसके तीनों भाइयों ने और पिता ने उसे कुछ करने ही नहीं दिया। 1 साल के बाद सोहन ने खेती की जिम्मेदारी ले ली और वो पिता की जगह खेती बाड़ी करने लगा। सोहन खूब मन लगाकर फसल पैदा करने लगा। रामदीन ने अब सोहन की शादी भी करा दी। अब चारों भाई और पिता मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। साथ संगत जी, सच में आज के ज़माने में तो पैसा एक ऐसी चीज़ है जो अपनों को भी दुश्मन बना देता है। आपका इस बारे में क्या विचार है? अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर भेजिएगा। साखी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।